भाई अभी मैंने क्या कहा था आपको कि एक्शन टू रिएक्शन लॉ को फॉलो करता है। भाई मैं आपको 5 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो इससे भी इतना ही लग रहा है। समझ में आ गया? एक बात समझ में आ गई नहीं आ गई? ऐसा नहीं है कि भाई ये ज़्यादा हैवी है या नहीं। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? अब दूसरी बात, ये सेम क्वेश्चन मैं वापस लेता हूँ। ये Q1 है, 10 माइक्रो कूलम था। ये बेटा Q2 है, ये 20 माइक्रो कूलम है। अब मैंने क्या किया, ये इस पे 10 न्यूटन फोर्स लगा रहा है और ये भी इस पे लगा रहा है, अभी आपको पता है। अब मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे Q3 और रख दिया और वो 40 माइक्रो कूलम का और ले आए एक। तो अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? पहले दोनों के बीच में कितना था? 10 न्यूटन था। अब मैं एक Q3 चार्ज और रख दिया इसके पास में, अब इन दोनों के बीच में कितना फोर्स लगेगा? मतलब चेंज हो जाएगा या यही रहेगा? चेंज हो जाएगा। बेटा इसे याद रखना, किन्हीं भी 2 चार्जेस के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है वो किसी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होता है। समझ में आ गया? क्या मेरी बात समझ रहे हो? यानी इन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो तो लगे लगेगा, ये अपना खुद का और लगा देगा वो अलग बात है, पर इन दोनों के बीच में जो है वो तो रहेगा। हाँ ये अपना कुछ और लगा सकता है, इस पे लगा सकता है, पर इन दोनों के बीच का तो ये रहेगा। यानी किन्हीं भी 2 फोर्सेस चार्जेस के बीच में जो अप्लाइड फोर्स होता है वो किसी भी थर्ड चार्ज की प्रेजेंस से डिस्टर्ब नहीं होता है। यानी इंडिविजुअल 2 चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है वो अनदर चार्ज की प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। रह जाएगा आपको? प्रेजेंस पे डिपेंड नहीं कर, उन दोनों के बीच में जो लग रहा है वो लगेगा, तीसरा आके अपना खुद का लगा देगा पर उसको डिस्टर्ब नहीं करेगा। उनके बीच में जो लग रहा है वो तो लगेगा, हाँ अपना खुद का नया लगा देगा, वो एक अलग बात है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर ये बात समझ में आ गई तो आपको अगला टॉपिक भी समझ में आ गया। देखो मैं आपको ये कह रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के लिए। अध्यारोपण का सिद्धांत का नाम सुना होगा बेटा आपने, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, उसकी बात कर रहे हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बेटा किसी भी एक चार्ज, कोई भी एक चार्ज मल्टीपल चार्जेस का एक ग्रुप है, उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, उसमें हमें किसी एक चार्ज के ऊपर नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। तो उसके ऊपर जो लगने वाला जो नेट फोर्स होता है उस सभी चार्जेस के बीच में लगने वाले इंडिविजुअल फोर्स के वेक्टर सम की क्या होता है? इक्वल होता है। बेटा जो वेक्टर सम करते हैं, सदिश योग करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत बोलते हैं, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बोलते हैं। ठीक है, तो यही कह रहा है भाई अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल इन द मल्टीपल चार्ज system the net force experienced by a static point charge is always equal to vector sum of individual charges electrostatic force। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो नेट फोर्स होगा ना बेटा, नेट फोर्स वो इन सभी, जैसे F1 वेक्टर है, F2 वेक्टर है, इसी को बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं इसको? सुपरपोजिशन। ये हर जगह चलेगा, आपके वेव ऑप्टिक्स में भी आएगा अध्यारोपण का सिद्धांत, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन उसको बोलते हैं। बात समझ रहे नहीं समझ रहे? तो मेरा कहने का मतलब है जब वेक्टर सम होता है, समझ में आ गया? जब वेक्टर सम होता है तो वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ही होता है, चाहे आप इलेक्ट्रिक फील्ड में पढ़ो, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ो, चाहे उसको वेव ऑप्टिक्स में पढ़ो, कहीं भी पढ़ो। ठीक है, अब इसका मतलब समझाता हूँ आपको। जैसे मान लो कि सपोज दैट मेरे पास एक QN चार्जेस है, ये Q1 चार्ज है, कुछ इसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझा देते हैं, वही है, कैसे समझो। ये Q1 चार्ज है, ये क्या है बेटा? Q2 चार्ज है,
ऐसा हमारे पास में कितने चार्ज हैं बेटा, क्यू एन चार्जेस हैं। देयर आर इन द मल्टीपल ग्रुप सिस्टम चार्ज और क्यू एन एंड क्यू टू एंड क्यू एन चार्जेस आर प्रेजेंट अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम। अब सपोज दैट आई टेक ए क्यू नोट चार्ज हियर, ये टेस्ट चार्ज है एक तरह से, है ना। इस पे फोर्स कैलकुलेट करना है इन सब की वजह से, और मैं ये कह रहा हूँ कि सपोज दैट इसका पोजीशन वेक्टर है बेटा 0 1 वेक्टर, यानी 1 के रेस्पेक्ट में नोट पे बात कर रहे हैं। इसका कितना है बेटा, यहाँ पे 0 2 वेक्टर है, समझ आ गया। इसका पोजीशन वेक्टर कितना हो जाएगा, r नोट n वेक्टर हो गया। ये सारे पोजीशन वेक्टर हैं इनके, ठीक है। अब हमें किस पे फोर्स नोट करना है, क्यू नोट के ऊपर करना है। तो बेटा आप देख रहे हैं कि Q1 किस पे फोर्स अप्लाई करेगा, क्यू नोट पे। तो इस पे जो फोर्स लगेगा F नोट n, ओ F नोट 1 वेक्टर, वो तो लाइन जोनिंग लाइन का लोंगी लगेगा बेटा। इसका जो फोर्स लगेगा वो किधर लगेगा, F नोट 2 वेक्टर। इसका जो फोर्स लगेगा किधर लगेगा, F नोट n वेक्टर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये सारे के सारे हमारे पास में क्या हो गए, फोर्सेस हो गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अभी नेट फोर्स कैलकुलेट करना है इसके ऊपर। तो बेटा F नेट वेक्टर इज इक्वल टू F नोट 1 वेक्टर प्लस F नोट 2 वेक्टर प्लस डेड एस कितना होगा, F नोट n वेक्टर। क्या आ गया आपके पास में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये इसका क्या है, वेक्टर सम है। अब आप इनकी वैल्यू लिख लो भाई, जैसे फोर्स एक्सपीरियंस बाय क्यू नोट, ठीक है। तो Q1 की वजह से जो फोर्स लग रहा है F01 वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट Q1 अपॉन R नोट 1, यही आएगा। इसकी वजह से आएगा जो क्या आएगा बेटा, F02 वेक्टर, तो K Q नोट Q2 अपॉन R नोट 2 वेक्टर का होल स्क्वायर और R के 02। इसी तरह से आप आगे चलोगे तो F नो तो कितना आ जाएगा कि Q नोट Q n अपॉन R नोट n वेक्टर का होल स्क्वायर R के R नोट n। आगे आपके पास में बेटा इन सब की वैल्यूज क्या कर दो बेटा, इस इक्वेशन में पुट कर दो। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट। इसको मैंने इक्वेशन नंबर क्या दे दिया, फर्स्ट दे दिया, ठीक है। तो अब देखो मैं आपको ये कह रहा हूं यहां से, तो यहां से क्या हो जाएगा बेटा, देखो F नेट वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट Q1 अपॉन R नोट 1 वेक्टर का होल स्क्वायर R के 01 प्लस K Q नोट Q2 अपॉन R नोट 2 वेक्टर और R के 02 प्लस डेट एस K Q नोट Qn अपॉन R नोट n वेक्टर का होल स्क्वायर और R के 0n। बेटा इसमें जो कॉमन आ रहा है ना वो कॉमन ले लो पूरे में से। तो जब पूरे में से कॉमन लोगे तो नेट फोर्स आपके पास में कितना आ जाएगा, K कॉमन ले लिया, Q नोट कॉमन ले लिया, तो आपके पास में आ गया Q1 अपॉन R नोट 1 वेक्टर का होल स्क्वायर R के 01 प्लस Q2 अपॉन बेटा R02 और ये R होल स्क्वायर है इसका, और ये क्या आ गया 02 प्लस डेट एस क्या बचेगा बोलो, Qn R नोट n वेक्टर का होल स्क्वायर R के 0n। देखो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, कैसे, F नेट वेक्टर इज इक्वल टू K Q नोट समेशन। समेशन का मतलब बेटा योग से होता है, ऐड से होता है, ठीक है। I इज इक्वल टू 1 टू I इक्वल n, I इक्वल 1 टू I इक्वल n, और इसको क्या लिख रहा हूँ QI अपॉन R नोट I का होल स्क्वायर R के 0i। इसका मतलब ये होता है बेटा पहले I की जगह क्या कर दो, 1 पुट कर दो, फिर प्लस साइन यूज कर लो, फिर R की जगह I की जगह क्या पुट कर दो 2। ऐसा में कहाँ तक जाना है, n तक। कहाँ तक जाना है, n तक जाना है। तो हम इस तरह से, यही आपका क्या होता है बेटा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। क्या होता है ये, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल होता है। समझ में आया था। कुछ नहीं करना, n चार लेने हैं, Q नोट लेना है, सबके बीच में फोर्स लिख के उन सबको वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करके ऐड करना है। एक एग्जांपल लिखो, 2-3 एग्जांपल करवाता हूँ। लिखो बेटा 2 पॉइंट
2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e, 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 9e, ऊपर लिख दिया बेटा मैंने, प्लस 9e एंड प्लस 4e एंड प्लस 4e एंड प्लस 4e आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस, आर प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर प्लेस्ड ए डिस्टेंस ऑफ स्मॉल आर, अनोदर चार्ज ब्रैकेट में लिखो बेटा, अनोदर चार्ज ब्रैकेट में लिख लो Q, अनोदर चार्ज Q is placed at a point, another charge plus Q is placed at a point N, at a point N the line joining both point charges। कहाँ तक पीछे रह गए क्या? एन बेटा ये लिख दिया मैंने बोर्ड, एंड द लाइन जॉइनिंग बोथ पॉइंट चार्जेस फाइंड द पोजीशन ऑफ ए प्लस क्यू चार्ज एट which it experience net force is zero, at which it experience net force is zero, at which it experience net force is zero। देखो पीयूष बेटा ध्यान दो भाई, तुम तीनों देख लो सीधा समझ आता है, मैं बताता हूँ। देख बेटा इस सवाल क्या कहना चाह रहा है मैं आपको बता देता हूँ कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं बेटा, प्लस 9e और प्लस 4e, सपोज दैट ए और बी, और उनकी बीच की डिस्टेंस क्या है r है, ठीक है। इन दोनों के बीच में कहीं वो क्यू चार्ज को रखता है, ठीक है, और जहाँ रखता है वहाँ पे उसके ऊपर कुल फोर्स कितना लग रहा है, 0 लग रहा है। तो वो लोकेशन फाइंड करनी है, वो स्थिति प्राप्त करनी है कि कहाँ पर इस पर फोर्स 0 लगेगा। समझ में आ गया? वो करो। देखो मैं आपको ये कह रहा था यहाँ पे कि ये प्लस 9e चार्ज है और ये क्या है बेटा, प्लस 4e चार्ज, बीच का डिस्टेंस कितना है, r है, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इस पे नेट फोर्स 0 हो जाए बेटा, इसका मतलब ये इस पर जितना लगाएगा ये भी इस पर उतना ही लगाना चाहिए। तो मैंने मान लिया कि भाई ये इस पे लगा रहा है एफ ए इधर, तो ये एफ बी इधर लगेगा, यानी ए के कारण लग रहा है, ये किसके कारण लग रहा है, बी के कारण। और मैं मान के चल रहा हूँ कि सपोज दैट ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की एक्स है, तो ये तो कहा नहीं कि बीचों बीच में रखा है, कहीं भी रखा हुआ होगा, तो हमें वेरिएबल फॉर्म में लेना पड़ेगा। तो ये डिस्टेंस एक्स है, तो ये कितनी होगी बेटा, r माइनस एक्स होगी। अब नेट फोर्स 0 जब होगा ना, जब दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एफ ए इक्वल क्या कर लेंगे, एफ बी। तो एफ ए तो इन दोनों के बीच में है ना, तो के 9e इंटू क्यू अपॉन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमने कितनी ली है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू के, और ये कितना हो गया बेटा 4e, और ये q अपॉन कितना हो गया बेटा r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। k से k कैंसिल, e से e कैंसिल, q से q कैंसिल, ठीक है। तो ये आपके पास में हो गया बेटा 9r माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ठीक है। दोनों तरफ अंडर रूट ले लो बेटा, तो 3r माइनस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा 2x। बात समझ आ गया? अब इसको सोल्व कर लो, तो 3r माइनस कितना हो गया बेटा 3x इज इक्वल टू 2x, तो 3r इज इक्वल टू 5x, तो x इज इक्वल टू 3/5r, यानी कि 9e चार्ज से
3/5 r डिस्टेंस पे जाओगे तो फोर्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है, अगला एग्जांपल मैं चलो डायग्राम फॉर्म में बना देता हूँ तो ज़्यादा आसान रहेगा। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ कि हमारे पास में एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है बेटा। मैं बोर्ड पे बना देता हूँ, जितना थ्योरी लिखेंगे तो टाइम लगेगा। देखो मैं आपको ये कह रहा हूँ बेटा, यहाँ से सुनना, एक इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज है, ऐसा ट्रायंगल जिसकी सभी साइडें क्या हो बेटा, इक्वल हो। समझ में आ गया? सपोज दैट इसकी डिस्टेंस a है तो इसकी भी क्या होगी बेटा, a होगी, और इसकी डिस्टेंस भी क्या होगी, a होगी। ये पॉइंट a है, इसको मैं पॉइंट b और इसको क्या कंसीडर कर रहा हूँ, c। इस पे q1 चार्ज है, इस पे q1 चार्ज, q चार्ज है, q मैग्नीट्यूड सेम है तीनों का। तो देन कैलकुलेट नेट फोर्स experienced at point C। ठीक है बेटा, Q चार्ज रखे हुए, C पे वाले चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है नेट, आपको वो कैलकुलेट करना है।